दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट पे मॉडल सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। और आपको बता दूं कि आपका जो मॉडल सेट 1 और 2 है वो सॉल्व कर दिया गया है, और 2 के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए रिक्वेस्ट आई है तो उसको भी हम इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं। और ये आपका इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो आपका कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कमेंट और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपके सॉल्यूशंस को कंप्लीट करा पाएँ। तो यहाँ पर जो है, हेनरी फोर्ड कौन था? हु वाज हेनरी फोर्ड? आपके सारे के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के अंदर जा करके देख सकते हैं। आपके जो मंथली असाइनमेंट है उनको भी कंप्लीट कराया जाए तो वो भी आप देख सकते हैं। सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे रिबन चल रही है, इस रिबन पे लिखा गया है। यदि आप अपना मंथली असाइनमेंट भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इस रिबन पे डिस्प्ले हो रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मंथली असाइनमेंट सॉल्यूशन के लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ पे है, हेनरी फोर्ड कौन था? तो हु वाज हेनरी फोर्ड? हेनरी फोर्ड एक अमेरिकी उद्योगपति, ब्रिटेन बिजनेस मैग्नेट और फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक और बड़े पैमाने पर उत्पादन की असेंबली लाइन तकनीक के मुख्य विकासकर्ता थे। ठीक है, तो हेनरी फोर्ड वाज एन अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस मैग्नेट, फाउंडर ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी एंड चीफ डेवलपर ऑफ द असेंबली लाइन टेक्निक ऑफ मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का अर्थ उन विकासों और आविष्कारों से है जिन्होंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में क्रांति ला दी। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे, बहुत ही सिंपल और छोटा सा। ठीक है, द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टैंड फॉर दोज डेवलपमेंट्स एंड इन्वेंशंस विच revolutionized the technique and organization of production in the latter half of the 18th century। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो वो दल जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र या राज्य के भीतर कार्य करते हैं और उनका प्रभाव उस विशेष क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सीमित रहता है, क्षेत्रीय या राज्य दल कहलाते हैं। इंग्लिश में जो मैंने सोल्यूशन लिखा है उसको आपको पढ़ने से ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। तो ये फ़ायदा होता है हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि आपको हिंदी में जब सोल्यूशन मिलता है तो आपको इंग्लिश ऑटोमेटिकली जो है याद होने लगती है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका खरीफ फसल किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप? तो खरीफ की फसलें मानसून की शुरुआत के साथ जुलाई से अगस्त में बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। महत्वपूर्ण खरीफ फसलों में हम बता सकते हैं कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार लिख दिया है बाजरा बाजरा, तो आप एक बार बाजरा काट देना, सिंपल, तो एक बार बाजरा हटा देना। तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट जो इसमें इंग्लिश में हमने बताया है तो वही चीज़ हमने यहाँ पे इंग्लिश में आपको समझाई है, तो आसानी से आप जो है इस लैंग्वेज को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो नेपाल में पहले जो थी राजशाही थी, अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, तो अभी हमारा जो है कैसा, नेपाल हैज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम एज इंडिया। ठीक है, तो वहाँ पे भी अब लोकतंत्र लागू हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट? तो विदेशी निवेश तब होता है जब कोई कंपनी या एक देश का दूसरा व्यक्ति दूसरे देश में स्थित कंपनी की संपत्ति या स्वामित्व हिस्सेदारी में निवेश करता है। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑकर्स व्हेन ए कंपनी और ए पर्सन फ्रॉम वन कंट्री invests in assets or ownership stake of a company located in other company। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप आंसर लिखेंगे। ये आपका आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? तो व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? तो उदारीकरण आर्थिक गतिविधि पर राज्य के नियंत्रण को समाप्त करने की प्रक्रिया है और या साधन है। यह निर्णय लेने में व्यावसायिक उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है और सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हस्तक्षेप करोगे तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं आएंगी नहीं, और इंडस्ट्रीज़ बाहर की नहीं आएंगी, जैसे कि फोर्ड कंपनी है या दूसरी कंपनीज है। अगर ये कंपनियां नहीं आएंगी हमारे देश में तो क्या होगा? बेरोजगारी हमारी बढ़ जाएगी, तो सरकार को जो है उदारीकरण अपनाना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हमने इंग्लिश में भी समझाया है वही चीज़। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है।
1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा? ध्यान रखिए, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो बहुत ही बेस्ट तरीके से बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को आसानी से याद हो पाए। और दूसरी बात है, कई जगह पे सॉल्यूशंस गलत बताए जा रहे हैं, तो उन सॉल्यूशंस से बच के रहिए। पूछा क्या जा रहा है, विस्तार क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए दूसरे चैनलों से बच के रहें। पढ़ कर के भी याद भी करोगे और गलत लिख के आओगे, फिर आपको फ़ायदा क्या होगा? तो इसलिए आप सही पढ़ें और सही चीज़ जो है यूज़ करें आप लिखने में, हमेशा ध्यान रखें ये बात। तो यहाँ पर जो है पटसन पैदा करने वालों पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखिए, बहुत आसानी से और आसान शब्दों में लिखा है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई, जो 30 दशकों के मध्य बना रहा। इस महामंदी का व्यापक प्रभाव बंगाल के पटसन उद्योग पर पड़ा। वहाँ के किसान कच्चा पटसन यानी कि जूट उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब महामंदी के कारण टाट का निर्यात बंद हो गया, क्योंकि मंदी आ गई, तब कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज़्यादा की गिरावट आ गई, क्योंकि जब निर्यात ही नहीं करेगी तो कंपनी कोई खरीदेगी नहीं जूट को। तो जिन काश्तकारों ने काश्तकारों ने दिन फिरने या बेहतर आमदनी के लिए उत्पादन बढ़ाने के वास्ते कर्ज लिए थे, यानी कि जब ये महामंदी नहीं थी, उस महामंदी से पहले इन्होंने बहुत सारे कर्ज लिए थे कि यार इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, हमको इसको उत्पादन बढ़ाना है, तो उन्होंने क्या किया था, कर्ज ले लिया था। तो उनकी हालत जो है उत्पादन का सही कीमत न मिलने से और ख़राब हो गई। तो अब वो क्या करें बेचारे, उनका तो ब्याज व्याज तो लगना ही है। अब महामंदी आ गई तो जो जिससे उधार ली थी वो तो छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने जो लेना शुरू किया तो इनकी हालत और ख़राब हो गई। वे दिनों दिन जो है कर्ज में डूबते चले गए। तो इस तरह से इसका आंसर हम लिखेंगे। इसी को इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत सिंपल शब्दों में आप आसानी से समझ पाओगे। जो ऊपर मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे समझाया है आपको। इसके बाद है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों की प्राथमिकता क्यों देते थे? तो देखिए, 19वीं सदी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय जो है श्रमिकों की प्राथमिकता देते थे। उसके कारण निम्न हैं, तो ये हैं, मशीनें जो है महंगी तथा अप्रभावी और मरम्मत में कठिन और बड़ी पूंजी निवेश मांगती थी। ठीक है, मशीनों में ये कठिनाइयाँ सारी थी। ठीक है, उसके अलावा मजदूर जो है आसानी से और सस्ती दरों पे उपलब्ध हो जाते थे, ये खास बात थी। और बाजार में तरह तरह के डिज़ाइन, रंग और ख़ास लंबाई की मांग रहती थी, जिसे मशीनों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मशीनों की सेटिंग करो, ये करो, उसके लिए डाइज़ लाओ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो वहाँ पर ये काम नहीं किया जा सकता, इसको केवल हाथ से जो है बनाया जा सकता था। तो ये कारण था एक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसीलिए 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति जो मशीनों के बजाय हाथ से काम करवाने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। अब यहाँ पर इसको इंग्लिश में मैंने लिखा है वही चीज़, तो आप इतना आसानी से समझ गए होंगे ऊपर, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पूरा का पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो यहाँ है, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखनी है, यानी कि कमेंट करना है कि पवन ऊर्जा है क्या, और इसके बारे में थोड़ा सा अपने को बताना है ताकि एग्जामिनर समझे। तो देखिए, पवन ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। भारत विश्व का 5वां पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। जिन क्षेत्रों में तेज एवं निरंतर वर्ष भर पवनें चला करती हैं, वहाँ पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा का विशालतम जो पेटी है वो तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किए गए हैं। आज पवन ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कुओं एवं नलकूपों से पानी खींचने के लिए से लेकर के बिजली का निर्माण करने तक किया जा रहा है। तो पवन ऊर्जा के बारे में हमने टिप्पणी जो है अच्छे शब्दों में और सिंपल शब्दों में लिख दिया, तो इससे आपके जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमने दिया गया है। इसी को जो आप ऊपर जो आप पढ़ेंगे ना, एक बार जो हिंदी में मैंने समझा दिया वही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखी गई। अब आप एक बार इंग्लिश पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको ये पूरी की पूरी चीज़ याद हो जानी है। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो फंक्शन बताने हैं पॉलिटिकल पार्टी के, तो बहुत सारे फंक्शन हैं, हम कोई भी प्रश्न के हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्न है, तो कौन सी है? नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना, यानी राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं, और इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर जो है चुनाव भी लड़ते हैं। लोकतंत्र का ये निर्माण करते हैं, यानी कि जो है ये लोकतंत्र में जनता की सहमति और सामर्थ्य से ही सत्ता प्राप्त होती है।
ठीक है, तो ये निर्माण करते हैं, राजनीतिक प्रशिक्षण भी देते हैं, इनका कार्य है। राजनीतिक दल मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं और दलीय कार्य भी है इनका। प्रत्येक राजनीतिक दल से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल में जोड़ते हैं। तो ये सारे कार्य जो है राजनीतिक दल के हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है उनका काम क्या है, चुनाव का संचालन करना, शासन का संचालन करना, सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता यानी कि मीडिएटर का काम करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं ये, ठीक है, लिंक का काम करते हैं। तो ये भी इनका राजनीतिक दल का काम है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे कारण देख चुके हैं और इन्हीं कारणों को जो मैंने ऊपर समझाया वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, तो आप आसानी से जो है इसको समझ पाएंगे, कोई इसमें आपको मतलब थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला कैसे है, ये हमें बताना है। आरटीआई जो है वो डेमोक्रेसी को जो हमेशा बचाती है, रखवाला रखवाला करती है। कैसे रखवाला करती है या रखवाली करती है, तो यहाँ पे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है हमारे को यहाँ पे बताना है कि ये अपना सूचना का अधिनियम 2005 में जो हमारा लागू हुआ था, ये संसद द्वारा लगाया गया था। इस कानून से प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिल गया कि वह विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कि उसको कुछ डाउट लगता है कि सड़क निर्माण सही नहीं हुआ, कुएं की खुदाई सही नहीं हुई है, या पार्क का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ है, रोड लाइट नहीं लगी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो अगर हैं और वो उसके लिए सरकार ने कोई काम करने के लिए किसी संस्था को बोला है, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस कानून के आने से भारत का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कुछ को मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ को छोड़ किसी भी प्रकार के कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। कुछ तो ऐसे कार्य होते हैं जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, वो सेफ्टी पर्पज से, उनको छोड़ करके बाकी जो आपके सोसाइटी के डेवलपमेंट में है उनके बारे में, या फिर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है उनके बारे में सूचना का अधिकार जो है आपको प्राप्त है। इससे कार्य की प्रगति और जो है आपका प्रगति दोबारा है, इससे कार्य की प्रगति इत्यादि लोगों से अब छुप नहीं सकती। मतलब इससे क्या होता है कि कार्य की जो प्रगति है उसको नहीं छुपा सकते लोगों से। तो यहाँ पर जो है आप ये एक प्रगति हटा देंगे, मैं हटा देता हूँ। तो ये आपको ऐसे लिखना है। तो इससे कार्य की प्रगति इत्यादि लोगों से अब छुप नहीं सकती। और इसके बाद में जिससे प्रशासन में पारदर्शिता आती है, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी आती है, जिसके कारण जो है कुछ भी छिप नहीं सकता और पदाधिकारी सतर्क, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं या हुए हैं इस वजह से, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम जो है लोकतंत्र का रखवाला है। तो इस तरह से हमें बताना था लोकतंत्र का रखवाला कैसे है। इसी तरह से हमने इसको इंग्लिश में भी समझा है। आपने अगर हिंदी में समझ लिया तो इंग्लिश आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। आगे का 13 नंबर क्वेश्चन, बैंक की आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो देखिए, ऋण पर ब्याज मिलता है बैंक को, निवेश पर मिलता है, और वो और कई तरह से शुल्क लेता है। देखिए, बैंक उद्योग जो है कंपनियों और व्यक्तियों को कई तरह के ऋण देते हैं और इस कार्य से मिलने वाले ब्याज बैंक के प्रमुख आय स्रोत हैं। निवेश पर ब्याज कैसे करते हैं, देखिए, बैंक सरकारी और रेटेड सिक्योरिटी में निवेश करते हैं। ये सिक्योरिटी जो होते हैं आपके शेयर बाजार वगैरह, इन टाइप के सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। सरकारी कई चीज़ों में निवेश करते हैं। इससे बैंक को ब्याज और लाभांश के रूप में कमाई होता है। और कई तरह के शुल्क भी लेते हैं बैंक अपने ग्राहक से, आपसे, हमसे जो है एसएमएस शुल्क लेते हैं, एटीएम जो हम यूज़ करते हैं उसका शुल्क लेते हैं, इत्यादि आय करता है। अब सोचोगे एटीएम से उसका क्या फ़ायदा है, तो आपको बहुत फ़ायदा है, आपको पता भी नहीं चलता, वो हिडन चार्जेस हैं। तो यहाँ पर जो है इसके अलावा जो है विदेशी मुद्रा का कारोबार और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट पर कमीशन इत्यादि से बैंक को आय प्राप्त होती है। यानी कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद पर कमीशन से भी आय प्राप्त होती है। और विदेशी मुद्रा मुद्रा का जो है कारोबार भी करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन, जैसे कि आप मानिए डॉलर में आप पैसे अगर इंडिया में लेके आते हैं तो उसको बैंक के थ्रू ही कन्वर्ट कराना पड़ेगा करेंसी आपकी। अगर वहाँ से डॉलर है तो यहाँ पे रुपया बनेगा, तो उसके चार्जेस लगेंगे, तो इसके थ्रू भी बैंक कमाता है। तो ये हो गए बैंकों के काम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को लिखा है कि बैंक जो है कैसे अपने इनकम को गेन करते हैं, वही चीज़ जो मैंने ऊपर समझाई यही चीज़ नीचे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है, किन्हीं तीन क्रियाओं का उल्लेख आपको करना है, बताना है, मेंशन करना है।
तो देखिए, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण कैसे वैश्वीकरण को बढ़ाता है या क्या सहायता पहुंचाता है, इससे समझ में आ जाएगा आपको। व्यापार और निवेश नीतियों द्वारा उदारीकरण ने वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्न प्रकार से सहायता की है, जिसमें एक है आपका आयात निर्यात सरल किया इसने। तो एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का आवागमन सरल तरीके से हो रहा है, तो ये एक सहायता है। ठीक है, इसमें आपका सहायता पहुंचा रही है। इसके बाद देखिए, रोजगार के अवसर में वृद्धि। अगर विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी तो रोजगार के अवसर भी वृद्धि में भी वृद्धि होगी। और नई उन्नत प्रौद्योगिकी, यानी कि नई और उन्नत प्रौद्योगिकी के आगमन से गुणवत्ता यानी क्वालिटी में सुधार हो रहा है। जो भी प्रोडक्ट्स जो खराब आते थे, मिलावट और नाफाखोरी होती थी, वो सब चीज़ें रुकी हुई हैं। और कुछ हद तक हैं, लेकिन वो तो कंट्रोल धीरे धीरे हो ही रही हैं। और यहाँ पर जो है, यह वैश्विक अर्थशास्त्र के एकीकरण को सक्षम बनाता है, यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मदद करता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से सहायता करती हैं। आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, आराम से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने भी पॉइंट वाइज लिखा है इंग्लिश में, और ऊपर जो आपको हिंदी में समझाया था उसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति, यानी कि उनके पास ये सब चीज़ नियमित रूप से पहुँचे, जो कि आपका बुनकरों से जो सूती और रेशमी कपड़े के लिए, तो वो क्या किया था उसके सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास हमेशा पहुंचता रहे, तो उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है, बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति हेतु, ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को पेशकगी के रूप में जो है ऋण दे दिया था। तो ये एक काम किया था उसने, ये ऋण दे दिया था, और इस प्रकार उन्होंने बुनकरों को जो स्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंसा लिया था। और कि कर्ज रहेगा तो भैया कैसे भी करके माल तो आपको देंगे ही देंगे। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेतन भोगी गुमास्तों की नियुक्ति की थी। गुमास्तों को बोलते हैं जो आपके इस सुपरवाइजर जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो उनकी नियुक्ति की थी, जो कपास के उत्पादन और बुनकरों, जो बुनकरों के ऊपर नज़र रखते थे। तो बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की निगरानी पे नज़र रखते थे। वो क्या करते थे ब्रिटिश वाले, कि वे भी देखते थे कि बुनकर अन्य यूरोपीय कंपनियों या स्थानीय भारतीय व्यापारियों के लिए काम तो नहीं कर रहे, वो भी इस पे निगरानी रखते थे। तो ये सारे तरीके अपनाते थे। इससे इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारतीय बुनकरों से रेशम और कपड़े की नियमित आपूर्ति जो है उसको मिलती रहती थी। ये सारी चीज़ें करते थे, तो उनको छोड़ते ही नहीं थे, मतलब हर तरफ से नज़र रखना, हर चीज़ को देखना, उनको फंसा भी रखा था जाल में। तो इस तरह से ये सुनिश्चित था। इसी को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, तो आप इसको समझ पाएंगे। जैसे अगर आपने हिंदी सुना है तो आप इंग्लिश आसानी से समझ पाएंगे कि मैंने क्या लिखा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर, किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया जा सकता है या बताया गया है। तो रीज़न बताएंगे यहाँ पे। देखिए रीज़न क्या है, नागरिकों के मध्य समानता होती है, यानी कि लोकतंत्र में नागरिकों के मध्य समानता होती है। सभी नागरिक समान होते हैं, चाहे वो एक किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। कानून सबके लिए समान है। एक ही अपराध के लिए जो दंड किसान को मिलेगा वही मजदूर को मिलेगा, वही दंड मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति को भी मिलेगा। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जात धर्म का क्यों ना हो। उन्हें हर चीज के लिए समान अवसर जो है दिया गया है, चाहे वो नौकरी की प्राप्ति हो या वोट देने का अधिकार हो, जैसे कि भारत और अमेरिका इत्यादि। जबकि जो सैनिक या राजशाही तंत्र होते हैं, उन वहाँ पे जो लोगों के बीच में समानता की बात नहीं होती है, वहाँ शासन जो है सैनिक का या राज तानाशाही से चलता है, जैसे म्यांमार, उत्तरी कोरिया इत्यादि। और दूसरा कारण हम बता सकते हैं, व्यक्तियों के बीच सम्मान की भावना है, यानी लोकतंत्र में एक दूसरे व्यक्ति जो है के बीच में जो आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। लोकतंत्र में दूसरे व्यक्तियों की बातों को तवज्जो दी जाती है। ऐसा नहीं कि यार तू मेरी सुन, मेरी चलेगी, ऐसा नहीं है। सबकी बातें यहाँ पे सुनी जाती हैं, और लोगों की भावनाओं का सम्मान सम्मान से देखा जाता है। और जबकि राजशाही जो तंत्र है, इसमें सैनिक शासन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राजा या सैनिक शासन को ही तरजीह कहते हैं, या उसको तरजीह दी जाती है, यानी कि तजब्बू दिया जाता है, यानी कि उसको ही ज़्यादा विशेषता दी जाती है, विशेष स्थान दिया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र अन्य शासन से बेहतर है। तो इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में समझाया है, बिल्कुल सेम टू सेम उसको इंग्लिश में मैंने यहाँ पे समझाया है आपको। तो आप जब उसको हिंदी में समझ गए हैं, तो यहाँ पे आप उसी लैंग्वेज को आसानी से समझ पाएंगे इंग्लिश में भी, और पूरा का पूरा जो है आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 17 नंबर। सॉरी।
मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है ये बताना है। तो मुद्रा की जो है हमें वैल्यू बतानी है, आखिर करेंसी का क्या ऐसा संयोग है कि दोहरा जो कुछ ऐसा हो जाए, तो कैसे उदाहरण देके हमें समझाना है। तो देखिए हम समझते हैं इसको। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। ठीक है, इसमें एक वस्तु लेते हैं तो दूसरी वस्तु देते हैं। इस कारण जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में मांगों का दोहरा संयोग होना एक आवश्यक विशेषता है। यानी कि वस्तु विनिमय में वही होगा कि एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो। ठीक है, तो इसमें एक संयोग होता है। जैसे कि अगर मुझे सपोज करिए कि 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उसके बदले में उसको एक गाय तो नहीं दे सकता 10 मीटर कपड़े के बदले में। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोहरा संयोग हो गया। तो जबकि इसके विपरीत वस्तु के लेन देन में मुद्रा का जो प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ मुद्रा जो विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यस्थता के रूप में काम करती है। इसे निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण से समझाना है हमें, तो उदाहरण से समझेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसान के लिए ये जरूरी होता है कि कपड़े निर्माता या जूते निर्माता को ढूंढे, ठीक है, जो ना केवल उसके अनाजों को खरीदे बल्कि बदले में उसे कपड़े और जूते भी बेचे। ठीक है ना, उसके तो अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर जबकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में किसान को बाजार में केवल अपने अनाज बेचने होते हैं और अनाज बेचकर मुद्रा प्राप्त करना होता है। इस मुद्रा से न केवल वह कपड़े और जूते खरीद सकता है बल्कि अपनी ज़रूरतों की हर चीज़ को खरीद सकता है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर ये मुद्रा ये काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसको क्या चाहिए कि अनाजों के बदले जो है वो जूते और कपड़े भी खरीदे, उसको उसको ढूँढना पड़ता है ऐसे निर्माता को। तो यहाँ पर मुद्रा जो है ये काम नहीं करती। विनिमय में तो उसको ढूँढना पड़ेगा कि भई ऐसा कोई आदमी मिले जो उसको अनाज तो खरीदे ही खरीदे बल्कि उसके अनाज को ना केवल खरीदे मतलब और उसको कपड़े और जूते भी जो है बेचे। तो यहाँ पर जो है मुश्किल है कि कौन सा ऐसा कंपनी होगा जिसको अनाज दूंगा तो वो मेरे को पैसे भी देगा और कपड़े और जूते भी देगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जबकि मुद्रा में ये काम हो सकता है। मुद्रा में सीधा सीधा आप उस अनाज बेचोगे, आपको पैसे मिलेंगे और उस पैसे से आप जूता खरीदो चाहे चप्पल खरीदो या साइकिल खरीदो, आपकी मर्जी है। तो इस मुद्रा से ना केवल वो कपड़े जूते खरीद सकता है बल्कि अपनी ज़रूरतों की हर चीज़ों को खरीद सकता है। तो इस तरह से मुद्रा जो है विनिमय प्रणाली को संभालती है, दोहरे संयोग को रोकती है। इस प्रकार मुद्रा वस्तुओं की आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को दूर करती है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको समझाया है इंग्लिश में, वही चीज़ जो मैंने आपको हिंदी में अभी बताया। तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा पार्ट है आपका। अब आते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन में भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखने हैं और गन्ना उत्पादन की भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना है। देखो गन्ना उत्पादन हो चाहे कोई भी उत्पादन हो, इसमें पॉइंट से बता देना कि आपको क्या जलवायु चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। ये सब चीज़ें आप बता दोगे, कंडीशंस बता दोगे पॉइंट वाइज, बस उतना ही है। डिस्क्राइब इतना बवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उत्पादक राज्यों के नाम में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है आपका, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है आपका, और जो है आपका पंजाब है और हरियाणा है। इस सारे के सारे जो प्रमुख राज्यों में या आप कह सकते हैं प्रमुख स्थानों में पाए जाते हैं, माने जाते हैं। और यहाँ पे जो है उत्पादन की भौगोलिक परिस्थिति, अब देखिए भौगोलिक परिस्थिति ऐसे लिखिए आराम से, ताकि आपको जो है पूरे मार्क्स मिले, क्योंकि आप रामायण लिखोगे तो भौगोलिक परिस्थिति दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है पहला है, इसके लिए एक उष्ण और कुपोषण कटिबंधीय फसल है ये। तो इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ, एक तापमान है, एक वर्षा है, एक मृदा है। तो पहले सबसे पहले तापमान के लिए बात करें तो गन्ना के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री का जो सेल्सियस तापमान जो है उपयुक्त रहता है। वर्षा के लिए हम बात करें तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की इसको आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इतनी वर्षा अगर नहीं भी होती है तो सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा मृदा की बात करें तो गन्ना के लिए जलोढ़ और काली मृदा जो सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा ये लाल मृदा में भी उगाई जा सकती है। उपयुक्त तो ये मतलब सबसे बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है तो लाल मृदा में भी जिसको उगाया जा सकता है। और अन्य में बात करें तो गन्ना के उत्पादन के लिए पाला रहित मौसम होना आवश्यक है। ठीक है, ये अन्य में आता है, अगर थोड़ा बहुत पाला पड़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पॉइंट वाइज जब आप समझाओगे, जितना पूछा है उतना ही देना है, आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है। इस तरह से आप यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया है आपको कि कौन कौन से स्टेट्स हैं और फिर आपको जो है कौन से टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, कितनी रेन चाहिए, कितनी सॉइल चाहिए और अदर कंडीशंस में क्या लागू होगा। उसके बाद अंतिम प्रश्न जो 19 नंबर, इसकी बात करते हैं। भारत में जो है
नेवली, कोरबा, चंद्रपुर, रावत भाटा और नरोरा को जो है आपको दिखाना है, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पे नरोरा जो है ना ये थोड़ा सा ठीक है, सही है। नवेली जो है ना ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है ना, नवेली जो है इसका स्पेलिंग एक्चुअल में दूसरा है। चलिए कोई नहीं, इसने जो दिया है हमारे को क्या करना है। अब देखिए, ये है भारत का मानचित्र जो दिया गया है, और इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर स्थान को आपको दिखाना है कि कहाँ पर जो है आपका और एटॉमिक सेंटर है और कहाँ पर थर्मल एनर्जी सेंटर्स हैं। ठीक है, तो पहले हम एटॉमिक यानी कि आपका आणविक ऊर्जा सेंटर्स बताएंगे। तो दो ही इसमें आणविक है, एक नावे आपका नरोरा है, ठीक है, और दूसरा रावत भाटा है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक आपके जो है मैं बताता हूँ। नरोरा जो है ये आपका, यानी कि नरोरा इधर हिंदी में लिखा है, नरोरा जो है ये आपका ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पहला स्थान। दूसरा है रावत भाटा, रावत भाटा जो है आपका राजस्थान में है। ठीक है, ये रहा रावत भाटा में। थर्मल एनर्जी की बात करें तो आपका चंद्रपुर है। ठीक है, चंद्रपुर जो है आपका ये है आपका झारखंड में। ठीक है, और इसके बाद में आपका है कोरबा, कोरबा जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और यहाँ पर जो उसके बाद में आपका निवेली है, निवेली जो है आपकी ये है आपकी किसमें, तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आपके 5 जो विशेष नाम पूछे थे उसको हमने डिस्कस किया इस वीडियो के दौरान, और पूरा सॉल्यूशन हमने समझा अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपको दोबारा जो है देखने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैक्सिमम कमेंट, आपसे बस यही हमारी रिक्वेस्ट होती है कि केवल कमेंट करिए और शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। उसमें कुछ नहीं जाना, सेकंडों का काम है, लेकिन आप फिर भी उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए दिक्कत करती है। अगर आप लोग जिस तरह से आज आपने कमेंट किए, कल आपने कमेंट किए, परसों आपने 2-3 दिन से कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं, तो वो कमेंट अच्छे लगते हैं कि हाँ स्टूडेंट हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं और उनको वाकई में हमारी ज़रूरत है। तो हम जो है स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं। स्टूडेंट अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो फिर सॉल्यूशन बनाना थोड़ा सा इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम समझते हैं फिर शायद स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोग कमेंट मैक्सिमम किया कीजिए, ताकि हम लोग आपको सॉल्यूशन बना के प्रोवाइड करें, आपके एग्ज़ाम में बढ़िया से हेल्प कर पाएँ। और आगे के स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको पढ़ करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए हैं तो। बाकी सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइए, अपनी प्लेलिस्ट को विजिट करिए। आसानी से आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर्स जो हैं सेट वाइज मिल जाएंगे। आप उनको देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।